नमस्कार दोस्तों, मैं इंद्रजीत यादव, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय बहरोड। आज बीए पार्ट प्रथम वर्ष की इस कक्षा में आप सबका स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, हम पूर्ववर्ती कक्षा में बीए पार्ट प्रथम वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र के पाठ्यक्रम के संबंध में चर्चा कर रहे थे, जिसमें आदिकाल और भक्तिकाल को समेटा गया है और आदिकाल से विशेषकर विद्यापति को शामिल किया गया है, जो कालक्रम की दृष्टि से भक्तिकाल में और काव्य दृष्टि से आदिकाल में ठहरते हैं। इसके बाद हमने विभिन्न जो भक्तिकालीन कवि हैं उन पर हमने चर्चा की। ये जो कल हमने जो चर्चा की थी वो एक काव्य संकलन है आदिकाल और भक्तिकाल के नाम से, जिसमें रसखान तक के कवियों को स्थान दिया गया है। ये जो 7 कवि जिनके विषय में हमने संक्षिप्त चर्चा की है, इन सब के पदों को एक रचना में संकलित किया गया है, जिसका नाम है आदिकाल एवं भक्तिकाल। बीए पाठ प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम में शामिल है। इसके अलावा एक और रचना है जिसका नाम है भंवर गीत, जो कि नंददास द्वारा रचित है। नंददास भी कृष्ण भक्त कवि हैं और उन्होंने भंवर गीत की रचना की, जिसमें हमने पूर्ववर्ती कक्षा में चर्चा की थी कि भ्रमर गीत और भंवर गीत दो अलग अलग संकलन हैं। भ्रमर गीत जो संकलन और संपादन है वो रामचंद्र शुक्ल द्वारा किया गया है, जो सूर के पदों को संकलित किया गया उसमें, और भंवर गीत नंददास द्वारा रचित है। सूर की गोपियाँ और उसकी गोपियाँ क्योंकि उपालंब काव्य है, हम पूर्ववर्ती कक्षा में इस पर बात कर आए हैं कि भ्रमर गीत और भंवर गीत उपालंब काव्य हैं, जिसमें गोपियाँ उद्धव के माध्यम से कृष्ण को उपालंब देती हैं, उलाहना देती हैं, उपालंब देती हैं। लेकिन नंददास की जो गोपियाँ हैं वो अधिक चतुर और चालाक हैं। वो अधिक चतुराई से, बौद्धिक कौशल के साथ अपनी बात को उद्धव के समक्ष पेश करती हैं, उद्धव के समक्ष रखती हैं। जबकि नंददास की गोपियाँ, सूरदास की गोपियाँ अधिक भावुक हैं। नेकू कहीं बैननी अनेकू कहीं नैननी की स्थिति सूरदास के यहाँ है कि थोड़ी सी बात तो वाणी से कही और फिर जो बात बच गई थी वो सब नेत्रों के माध्यम से कह दी, अश्रुपात के माध्यम से अपनी बात को कहा उसने। दोस्तों, भावातिरेक की जब स्थिति होती है तो अश्रुपात होता है और गला रुंध जाता है। सूरदास की गोपियों के साथ ये स्थिति है, भावातिरेक की स्थिति है, और वो भावातिरेक के कारण उनका गला रुंध जाता है। जबकि नंददास की जो गोपियाँ हैं वो अधिक चतुर हैं, चालाक हैं, अधिक बौद्धिक कौशल के साथ अपनी बात को रख पाती हैं। तो ये पूरा जो भंवर गीत है वो हमारे पाठ्यक्रम में शामिल है, जिस पर आगे हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा तीसरा जो बिंदु है वह आदिकाल एवं भक्तिकाल का इतिहास। ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और क्योंकि इसमें से 4-4 नंबर के 4 प्रश्न आने हैं, तो हमें इस बिंदु को बड़ी गहराई से पढ़ना पड़ेगा। आदिकाल और भक्तिकाल, इसमें से सवाल बनेंगे हमारे लिए। अब सवाल किस तरह के होंगे? जैसे आदिकाल को एक तो समय सीमा को लेकर कि किस व्यक्ति ने आदिकाल की समय सीमा क्या मानी या कहाँ से मानी,
या दूसरी तरफ आपसे बात हो सकती है कि आदिकाल की प्रमुख रचनाओं के संदर्भ में बात हो सकती है कि आदिकाल की रचनाओं को बताइए, आदिकाल के प्रमुख कवियों के बारे में बताइए, उस पर चर्चा हो सकती है आपसे। इसके अलावा आदिकाल की प्रवृत्तियों पर चर्चा हो सकती है। आदिकालीन जो विभिन्न काव्य धाराएँ, डॉक्टर नगेंद्र ने 6 काव्य धाराओं में आदिकालीन साहित्य को बांटा है, जिनमें रासो काव्य है, रास काव्य है, सिद्ध है, नाथ है, जैन है और लौकिक श्रृंगारिक साहित्य है। इन विभिन्न काव्य धाराओं में आदिकाल के साहित्य को बांटकर देखने का प्रयास डॉक्टर नगेंद्र ने किया है। तो विभिन्न जो एक एक काव्य धारा, क्योंकि 4 नंबर का प्रश्न है, छोटा ही प्रश्न हमें करना है, तो उसमें हमें इनमें से किसी भी एक काव्य धारा के विषय में आपसे पूछ सकता है कि जो रासो काव्य धारा है उसकी प्रवृत्तियों को बताइए, या प्रमुख रासो ग्रंथों को बताइए, या किसी एक रचना विशेष को लेकर आपसे चर्चा हो सकती है, जैसे पृथ्वीराज रासो काव्य परंपरा का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है, उसके विषय में चर्चा हो सकती है। इसके अलावा इसी दौर की बहुत सी काव्य धाराएँ हैं, जिनमें सिद्ध साहित्य है, जैन साहित्य है। इन पर प्रश्न हो सकता है कि सिद्ध साहित्य की कोई 5 विशेषता बताइए आप। जैन साहित्य की किन 5 प्रवृत्तियों पर प्रकाश डाली, या नाथ और सिद्धों में अंतर बताइए। नाथ और सिद्ध, क्योंकि जो नाथ हैं वो सिद्धों से ही निकले हैं। नाथों ने अपनी विचारधारा को, काव्य धारा को सिद्धों से अलग किया था। इसलिए प्रश्न ये भी हो सकता है कि सिद्ध और नाथों में अंतर क्या है, वहाँ से प्रश्न होता है। इस दौर का सर्वाधिक प्रमाणिक साहित्य कौन सा है, रास साहित्य, जैन साहित्य है, इस पर आपसे बातें हो सकती हैं। आदिकाल के नामकरण के विषय में विभिन्न मत हैं लोगों के। आदिकाल को अनेकों नाम दिए गए हैं। आदिकाल का निर्धारण का जो प्रश्न है कि कहाँ से माने कहाँ से नहीं माने, उसकी समय सीमा रामचंद्र शुक्ल 1050 संवत से मानते हैं, हजार प्रसाद द्विवेदी 1000 से मानते हैं, तो उससे पीछे जो राहुल सांकृत्यायन वगैरह है 769 से जो है सरहपा से हिंदी साहित्यकार मान लेते हैं। तो ये भी एक विवाद का विषय है। दूसरी तरफ प्रश्न बनता है कि आदिकाल का जो साहित्य है वो प्रमाणिक है या नहीं है। ये भी अपने आप में एक प्रश्न है कि क्योंकि प्रमाणिकता का बड़ा प्रश्न है, इन रचनाओं में इतिहास और कल्पना को समेटने का प्रयास किया गया, इसलिए इनकी प्रमाणिकता पर भी प्रश्न खड़ा होता है। वहाँ से भी एक प्रश्न आपके लिए बनता है। तो और मोटे तौर पर सीधा आप भी पूछा जा सकता है कि आदिकाल की विविध काव्य धाराओं का परिचय दीजिए। तो 6 काव्य धाराएं डॉक्टर नगेंद्र का रेफरेंस देते हुए हम बताएंगे कि रास साहित्य है, रासो साहित्य है, सिद्ध साहित्य है, नाथ साहित्य है, लौकिक श्रृंगारिक साहित्य है। उन विभिन्न जो काव्य धाराएं हैं उन सब का परिचय हम उसमें लिख देंगे। तो इस तरह जो आदिकाल से 2 प्रश्न बनेंगे संभवतः, 2 प्रश्न आदिकाल से, संभवतः 2 प्रश्न आपको भक्ति काल से मिलेंगे। ठीक है, तो उसको लघुतरात्मक प्रश्न होंगे, शॉर्ट में आपको जवाब देना होगा। तो उस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखें कि आदिकाल का साहित्य मैंने बात की है। प्रवृत्तियों को मोटे तौर पर किन्हीं 5 प्रवृत्तियों को लिखिए, सीधा सीधा सवाल आ सकता है। तो आपको विभिन्न काव्य धाराएँ ध्यान हैं और उनकी प्रवृत्तियाँ ध्यान है। जैसे एक महत्वपूर्ण प्रवृत्ति जो है, हमने पूर्ववर्ती कक्षा में चर्चा की, संघर्ष की है, लड़ाई की है, युद्धों की है, युद्ध हो रहे हैं उस दौर में विशेष करके। तो हमें क्लियर है कि युद्धों की स्थिति है, युद्धों का सजीव वर्णन है। वीरस की प्रधानता, युद्ध होगा तो वीरस हो गई, वीरस की प्रधानता का प्रश्न बात हो गई। वीरस की प्रधानता हमने कहा कि कवि राजा के आश्रय में रहता है। हमने बात की है कि आदिकाल का जो कवि है वो राजा के आश्रय में रहता है, राजा के आश्रय में रहकर अपनी आजीविका जुटाता है। तो राजाश्रय में रह रहा है तो राजाश्रय की प्रवृत्ति होगी, ये भी एक प्रवृत्ति है। राजाश्रय में रहेगा तो कवि राजा को जो कुरूप है, जो गुणवान नहीं है, जो शक्तिशाली नहीं है, जो पावरफुल नहीं है, जो एक अच्छा कुशल योद्धा नहीं है, उसको भी कुशल योद्धा दिखाएगा, कुरूप से कुरूप को भी बहुत सुंदर दिखाने का प्रयास करेगा। क्यों? क्योंकि उसको आजीविका वहाँ से मिल रही है। यहाँ ये ध्यान रहे, 2 जगह में राजाश्रय की प्रवृत्ति विशेष करके मिलेगी। एक तो वीरगाथा काल में जहाँ हम बात कर रहे हैं, और दूसरा रीतिकाल में। वीरगाथा काल और रीतिकाल के जो राजाश्रय की प्रवृत्ति, दोनों में बड़ा अंतर है। वीरगाथा काल का जो कवि है वो आत्मीय ढंग से जुड़ा हुआ है राजा से, शासक से
आत्मीय ढंग से जुड़ा हुआ, आत्मा का आत्मा से लगाव है। वह केवल पैसे कमाने के लिए, आजीविका कमाने के लिए नहीं बैठा, नहीं है राजा के आश्रम में, वो आत्मीय संबंधों से जुड़ा हुआ। जैसा कि एक किंवदंती है या सत्य है पता नहीं, लेकिन सामान्यतः उसे किंवदंती कहा जाता है कि पृथ्वीराज रासो का जो राइटर है चंदवरदाई, जब पृथ्वीराज को मोहम्मद गौरी बंदी बनाकर ले जाता है, गजनी ले जाता है, तो उस समय एक पंक्ति आती है, हमें कई रचनाओं में देखने को मिलती है, पुस्तक जलन हथ दे चले न गज्जन रिपकाज। पुस्तक जलहन कौन था? चंदवरदाई, जो पृथ्वीराज रासो का लेखक, उसका बेटा था। चंदवरदाई का बेटा है जलहन हथ दे, उसको हाथ में देकर और राज कार्य के लिए चले गज्जन रिपकाज, कि राजा के कार्य के लिए गजनी चला गया। क्यों? क्योंकि उस राजा को बंदी बनाकर गजनी ले जाया जा चुका था, इसलिए चंदवरदाई भी वहाँ चले गए। क्यों? आत्मीय संबंध है। केवल आर्थिक संबंध होते तो वहीं रहता, राजा गया कोई बात नहीं, दूसरा शासक होगा, उसके यहाँ रहकर उसकी प्रशंसा में, प्रशस्ति में कविताएं लिखेंगे और अपने आराम से आजीविका कमाएंगे। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हुआ। कवि यहाँ से चला गया। वह ऐसा माना जाता है कि पृथ्वीराज जो है शब्द भेदी बाण चलाने में समर्थ थे, तो उन्होंने, चंदवरदाई भी वहाँ उस सभा स्थल पर मौजूद थे और वो देखना चाहते थे कि क्या वाकई में भारत में ऐसे योद्धा हैं जो शब्द भेदी बाण चला सकते हैं। तब चंदवरदाई ने पृथ्वीराज को, उसकी आंखें निकाल ली गई थी पृथ्वीराज की, जैसा कि किंवदंतियों में कहा जाता है, आंखें निकाल ली गई। तब चंदवरदाई ने पृथ्वीराज को मोहम्मद गौरी की लोकेशन बताई, 4 बांस 24 गज अंगुलस प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है चूके मत चौहान, कि उसने जिस लोकेशन में, जिस स्थिति में पृथ्वीराज खड़े थे, उससे भौगोलिक इकाई को मापते हुए उन्होंने उस समय मोहम्मद गौरी की स्थिति को बताया कि कहाँ पर इस समय मोहम्मद गौरी है। और पृथ्वीराज ने बाण चलाया और वो मोहम्मद गौरी को लगा, और उसके बाद चंदवरदाई और पृथ्वीराज रासो एक दूसरे को मारकर मर गए। तो यहाँ जो संबंध है वो आत्मीय संबंधों की बात है, वो केवल पैसे का संबंध नहीं है, आर्थिक रिलेशन नहीं है। लेकिन जैसे ही आप रीतिकाल में आएंगे, 1700 के बाद भक्ति काल के परवर्ती जो दौर आता है, उसमें जो संबंध हैं कवि और शासक के, राजा के, वो संबंध आर्थिक हो गए, पूरी तरह अर्थ डिपेंडेंट हो गए। केवल पैसा, अपनी आजीविका कमाना ही कवि का उद्देश्य हो गया, क्योंकि यहाँ शासक है, वो सुरार और सुंदरी के आगोश में डूबा हुआ है, उससे बाहर नहीं निकल पाता है। तो वहाँ कवि केवल अपनी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति का साधन मात्र राजा को मानता है। राजाश्रय की प्रवृत्ति यहाँ भी है, लेकिन यहाँ वो राजाश्रय का भाव नहीं है जो वीरगाथा काल में, आदिकाल मिलता है। ठीक है, राजाश्रय की प्रवृत्ति है। तीसरी बात कि यहाँ जो कवि है वो कलम के साथ तलवार का भी धनी है। आदिकाल का कवि कलम के साथ तलवार का भी धनी है। वह युद्ध भूमि में उपस्थित रहता है, आवश्यकता पड़ती है तो तलवार भी उठा लेता है। यानी कि जब व्यक्ति रणभूमि में उपस्थित होगा तो उस चीज़ का सजीव, यानी कि ऐसा वर्णन करेगा जैसा सामने घटित ही हो रहा हो सब कुछ। तो युद्धों का सजीव वर्णन आदिकाल के साहित्य में मिलेगा आपको। 3 प्रवृत्तियाँ क्लियर हैं आपको? वीरस की प्रधानता, राजाश्रय की प्रवृत्ति, युद्धों का सजीव वर्णन, इतिहास और कल्पना का सम्मिश्रण मिलेगा। क्योंकि कुछ ऐतिहासिक पात्रों को लेकर कल्पना के रंग पिरोते हुए इन लोगों ने साहित्य की रचना की है। ये परंपरा दूर तक, आगे तक चलती रही है, लेकिन आदिकाल में विशेष करके इतिहास और कल्पना का सम्मिश्रण मिलता है। ठीक, इसके अलावा संकुचित राष्ट्रीयता है, ये बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है आदिकाल की। संकुचित राष्ट्रीयता कि कोई भी राजा, कोई भी कवि जिस राजा के क्षेत्र में रह रहा है, जिस राजा के आश्रम में रह रहा है, उसके लिए राष्ट्र का मतलब उस राजा के अधिकार में रहने वाला क्षेत्र है। जैसे हम माने कि बहरोड का कोई शासक है, तो उसके यहाँ यदि कोई कवि रहता है तो उसके लिए राष्ट्र का मतलब होगा बहरोड की सीमाएं। जो राष्ट्र की परिकल्पना आज हम करते हैं वो नहीं है उस समय। उस समय राष्ट्र का मतलब जिस
राजा के अधिकार क्षेत्र में कवि रह रहा है, उस राजा का जो अधिकार क्षेत्र है वहीं तक उस राष्ट्र की सीमाएं हैं। जैसे नीमराणा का शासक होगा, उसका वो अलग राष्ट्र है, बहरोड अलग राष्ट्र है, मुडावर अलग राष्ट्र है, बानसूर अलग राष्ट्र होगा। तो संकुचित राष्ट्रीयता का भाव क्योंकि पूर्ववर्ती कक्षा में हमने बात की थी कि हर्ष के बाद हिंदुस्तान छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया। हर राजा ने, छोटे छोटे राजा रजवाड़ों ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। तो राष्ट्र की एक नई परिभाषा उभर कर सामने आई थी, तो संकुचित राष्ट्रीयता का स्वरूप मिलेगा। इसके अलावा प्रबंध काव्य भी लिखे गए और मुक्तक भी लिखे गए। इस समय काव्य की दृष्टि से भी प्रबंधात्मक रचनाएं लिखी गई और मुक्तक भी लिखे गए। और इसके अलावा जो भाषा के स्तर पर जो है वो डिंगल पिंगल शैली का व्यवहार हुआ। यह ध्यान रखें, अपभ्रंश, चूँकि पूर्ववर्ती भाषा अपभ्रंश है, अपभ्रंश से हिंदी का विकास हुआ है, तो अपभ्रंश के साथ यदि राजस्थानी का मेल हो गया तो डिंगल, जिसमें विशेषकर वीर गाथात्मक साहित्य लिखा गया है, और उस अपभ्रंश के साथ यदि ब्रज में चूँकि लोच होता है, तो यदि ब्रज का सामंजस्य हो गया, ब्रज का मेल हुआ, तो वो पिंगल शैली कहलाएगी, जो श्रृंगार को लिखने में काम आती थी। ठीक है, तो ये कुछ आदिकाल की विशेषताएं हैं। बाकी अगली कक्षा में पुनः फिर मिलते हैं दोस्तों। धन्यवाद।